Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Okay, let's start our 9th class on laws of motion. और कल हमने एक्सप्रेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटीज, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ये दो चीजें देखी थी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगा हमें लास्ट क्लास में, वो है फाइनल वेलोसिटीज एंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, राइट? ओके, सो इलास्टिक कोलिजन में डेल्टा काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? 0 रहेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। सो ये काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स द सेम ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में दो बॉडीज है जो कोलाइड हो रहे, ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक, उसमें इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी विच इज लॉस प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ऐसा होता है। सो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या मिला था हमें परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए? इट वाज 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू माइनस u2 स्क्वायर, राइट? इसमें हमने ये देखा था m1 और m2 हमेशा पॉजिटिव होते हैं। यस, तो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 हमेशा पॉजिटिव होगा, और उसे क्या कहते हैं? रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास। और बिकॉज स्क्वायर है u1 माइनस u2 का, तो कोई भी चीजों का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही होगा। सो ये भी पॉजिटिव रहेगा, और इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ओके, राइट? यस, नाउ हमने बहुत बड़ा इक्वेशन कल डिराइव किया था, वो था पार्शियली इन इलास्टिक। उसमें भी सेम इक्वेशन आता है काइनेटिक एनर्जी का, बट डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इट इज नाउ पार्शियली इन इलास्टिक, सो उसकी ई की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, राइट? इलास्टिक में क्या होता है? E इक्वल टू 1, इसमें E इक्वल टू 0। ये जो है E लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है। 0 और 1 के बीच में, ये 0 है और ये 1 है, तो वो 0 और 1 के बीच में है। नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 1, उन दोनों के बीच में। मैंने ऐसा नहीं लिखा है लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ऐसा नहीं लिखा है। मैंने सिर्फ लेस देन साइन दिया है यहाँ, विच इज इट इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज नॉट इक्वल टू 1। सो कहीं तो बीच में है। तो उसके लिए इक्वेशन E की वैल्यू हमें पता नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी विल डिपेंड ऑन E। तो उसका इक्वेशन क्या मिला था हमें? 1/2 हम्म हम्म सो ये 1 माइनस ई स्क्वायर की जो टर्म है वो एक्स्ट्रा ऐड हो गई, राइट? ओके। और E की वैल्यू कुछ भी हो, 0 से लेके 1 तक, वो जब ई स्क्वायर करेंगे तब वो 1 से छोटी ही वैल्यू होगी, क्योंकि नाइदर वो 0 है नॉर वो 1 है, राइट? अगर 0 रहा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये ब्रैकेट की। ई की वैल्यू अगर 0 रही तो ब्रैकेट की वैल्यू 1 होगी। ई की वैल्यू 1 है तो ब्रैकेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन ना 0 है ना 1 है, तो दोनों के बीच में लेट्स से 0.5।
0.5 का स्क्वायर करते हैं तो 0.25 विच इज वे लेस देन 1। 0.9 लेते हैं, 0.9 का स्क्वायर करेंगे तो 0.81 हो जाएगा विच इज लेस देन 1। सो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। सो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है, इसलिए इसमें भी काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी विच इज हमेशा लॉस ही होगी, ठीक है, राइट। सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में देर इज नो लॉस, जीरो, गेन भी नहीं होता है, लॉस भी नहीं होता है, जैसे का वैसा जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इलास्टिक कोलिजन रियल लाइफ में होते नहीं, सिर्फ एटॉमिक स्केल पे होते हैं, बट जो मैकेनिकल सिस्टम्स हम हमारे आजू बाजू देख रहे हैं उसमें नहीं होता है, राइट। उसके लिए वो प्रैक्टिकल नहीं है, थोड़ा काइनेटिक एनर्जी लॉस होता ही है। रियल लाइफ में मोस्टली सिस्टम्स पार्शियली इनइलास्टिक है, ओके। कुछ परफेक्टली इनइलास्टिक है, मेजॉरिटी पार्शियली इनइलास्टिक है, इलास्टिक सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक स्केल पे चलेगा, ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट विच वी डिडंट कवर इन डिटेल वाज इम्पल्स, राइट। अभी इम्पल्स जो है उसे जे से डिनोट करते हैं और हमें अभी मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इज, जो अगर दो बॉडीज है, m1 इसकी स्पीड है u1, ये है m2 इसकी स्पीड है u2, कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद अभी सेपरेशन हो रहा है, इसकी स्पीड होगी v1, इसकी स्पीड होगी v2, लेकिन m1 ही है m2। अब बॉडी नंबर 1 का पहले p क्या था इनिशियली, m1 u1, लेकिन कोलिजन के बाद क्या हुआ, m1 v1, तो डेल्टा p क्या हुआ, p2 माइनस p1, फाइनल माइनस इनिशियल इज m1 कॉमन v1 माइनस u1, ओके। सेम सेकेंड बॉडी के लिए p1 था m2 u2 एंड p2 था m2 v2, इसमें डेल्टा p क्या हुआ, सेकेंड बॉडी का p माइनस फर्स्ट बॉडी का p, विच इज m2 कॉमन v2 माइनस u2, राइट, okay। Now modulus of j is modulus of delta p of 1 और modulus of delta p of 2। ऐसा क्यों किया मैंने, मॉड्यूलस ऑफ ये डेल्टा पी ऑफ 1 इज इक्वल टू डेल्टा पी ऑफ 2, मतलब जितना बॉडी नंबर 1 का लीनियर मोमेंटम चेंज हुआ है उतना ही दूसरे का लीनियर मोमेंटम चेंज हुआ है। ऐसे कैसे, इसका मीनिंग समझा आपको। पहले बॉडी का देखो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, इनिशियली दोनों का मोमेंटम ऐड करो इज इक्वल टू फाइनल दोनों का मोमेंटम, कोलिजन के बाद दोनों का मोमेंटम जब ऐड करेंगे विच विल बी इक्वल टू इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉडीज, अंडरस्टूड। लेकिन अभी बॉडी 1 का लीनियर मोमेंटम चेंज कोलिजन के पहले और बाद में इज इक्वल टू बॉडी 2 का लीनियर मोमेंटम चेंज, इसका मीनिंग समझा। अगर ये दो बॉडीज है, कोलिजन हो गया और फिर ये दो बॉडीज m1 m2 u1 स्पीड u2 स्पीड, m1 m2 v1 स्पीड एंड v2 स्पीड, ठीक है। अब बिकॉज इट्स कोलिजन लीनियर मोमेंटम शुड बी कंजर्व्ड, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का लीनियर मोमेंटम ऐड करो विच विल बी इक्वल टू इन दोनों का लीनियर मोमेंटम ऐड करो। सो हुआ m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अभी ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं इस इक्वेशन को, जो जो बॉडी नंबर 1 है उसकी एक तरफ लेते हैं और बॉडी नंबर 2 है उसकी एक तरफ लेते हैं, चलेगा। तो अभी क्या करते हैं, ये u1 वाली टर्म इधर ले जाते हैं m1 u1 और
m2v2 वाली टर्म इधर ले जाते हैं। सो माइनस m2v2 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 माइनस m1u1। अभी इनमें से माइनस कॉमन लेते हैं, m2v2 माइनस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 माइनस m1u1। अब बताइए m2v2 माइनस m2u2 ये किसका फॉर्मूला है? डेल्टा पी, डेल्टा पी ऑफ बॉडी नंबर 2, राइट। मैं बॉडी नंबर 2 पावर नहीं देता हूं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। डेल्टा पी ऑफ 2, ये माइनस साइन इज इक्वल टू m1v1 माइनस m1u1 क्या है? डेल्टा पी ऑफ बॉडी नंबर 1। तो देखा, डेल्टा पी ऑफ बॉडी नंबर 1 इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ डेल्टा पी ऑफ बॉडी नंबर 2। इसका मीनिंग क्या है? निगेटिव क्यों है? दोनों के चेंज ऑफ मोमेंटम सेम हो रहे हैं, लेकिन निगेटिव क्यों है? इसका मतलब क्या है? Exactly. Very good. Very good. Let's try to understand that in a clear way. Body number 1 m1u1, body number 2 m2u2, कोलिजन के बाद m1v1 m2v2, राइट? कोलिजन के बाद। ओके, नाउ इसका जो डेल्टा p1 है मोमेंटम, इसका जस्ट अ सेकेंड, बॉडी नंबर 2 को रेड करेंगे। बॉडी नंबर 2 को रेड करेंगे, ठीक है। सो अभी हुआ क्या, इसका जो चेंज है वो है डेल्टा p1 m1v1 माइनस तो डेल्टा p1 इज m1v1 माइनस m1u1, डेल्टा p2 इज m2v2 माइनस m1 m2u2, राइट। दोनों का मोमेंटम चेंज। तो अभी हो क्या रहा है कि ये जो बॉडी का मोमेंटम है वो अपना मोमेंटम कोलिजन के वजह से इस पे ट्रांसफर कर रहा है, राइट। इसके वजह से इसका मोमेंटम कम हुआ तो दूसरे का बढ़ा, कितना? उतना ही। निगेटिव साइन क्या बताता है? एक का कम हुआ तो दूसरे का बढ़ा, क्योंकि पहले वाले का कम हो रहा है तो दूसरे का बढ़ रहा है, तो वो तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, इसलिए निगेटिव है। पॉजिटिव होते तो इसका भी बढ़ता और इसका भी बढ़ता, तो दोनों रिलेशन पॉजिटिव होते। अभी इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। बॉडी नंबर 1 का मास है 10 किलो, इसकी स्पीड है 10। बॉडी नंबर 2 का मास है 5 किलो और इसकी स्पीड है 5, और ये इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है। तो इनका मोमेंटम का एडिशन क्या था? 100 प्लस 25, सो 125 होना चाहिए। सो दैट मीन्स ये 10 किलो और ये 5 किलो, ये तो बदलेगा नहीं, राइट। सो कैसे करें? 125 कैसा होगा? उनकी स्पीड क्या होगी सो दैट 125 मिलेगा हमें? मतलब ये जोर से आ रहा है, ये धीरे जा रहा था, तो ऑफ कोर्स कोलिजन होगा उसका पीछे वाले से। जल जोर से आएगा तो कोलिजन होगा। अभी सेपरेशन के वक्त क्या होगा? मतलब अगर इसकी स्पीड है x और इसकी स्पीड है y, तो 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 125। ओके, सो x और y की क्या वैल्यू होगी जो हमें मिलेगा?
क्या स्पीड सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग? से दैट अगेन। 1.5, 1.5 या 2.5? ओके, चलो। तो अगर मैं इसकी स्पीड रखता हूं 2.5 और इसकी स्पीड हो गई 20, सो मोमेंटम कंजर्व हो गया। ओके, नाउ नाउ डेल्टा P1 बताओ मुझे। डेल्टा P1 बताइए। डेल्टा P1 क्या है? डेल्टा P ऑफ बॉडी 1 वो 100, सॉरी, वो क्या हुआ? 10 इंटू 25, 10 इंटू 2.5 माइनस 10 इंटू 10, सो 25 minus 100 is minus 75. दैट मीन्स बॉडी 1 का मोमेंटम 75 से कम हुआ। ओके, बॉडी 2 का मोमेंटम बताइए। फाइनल है 5 इंटू 20 प्लस, सॉरी, माइनस 5 इंटू 5 इनिशियल, सो ये 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75। बॉडी 2 का मास 75 से बड़ा, प्लस 75 हुआ। प्लस 75 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ऑफ माइनस 75, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा P1, क्योंकि माइनस 75 है। सो देखा यहां पे डेल्टा P2 इज माइनस ऑफ डेल्टा P1। इसका मतलब क्या है? P1 का घटा मोमेंटम एंड P2 को मिला वो P2 का बड़ा, वो माइनस साइन वो बताता है। ये समझा आपको? ओके, यस। सो हमारे पास, लेट्स कम बैक टू द इम्पल्स का डिस्कशन। मॉड्यूलस ऑफ जे, मॉड्यूलस ऑफ इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन योर मोमेंटम, आइदर बॉडी 1 या फिर बॉडी 2, उसका मॉड्यूलस ले लो। क्यों मॉड्यूलस चलेगा? ये इक्वेशन का अगर मैं मॉड्यूलस लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा P2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा P1। मॉड्यूलस ही चाहिए, मैग्नीट्यूड ही चाहिए, फर्क नहीं पड़ता निगेटिव है पॉजिटिव है। ओके, हाँ, ना, सो दैट मीन्स मॉड्यूलस ऑफ जे डेल्टा P1 क्या है? M1 V1 माइनस M2 V2 इज इक्वल टू डेल्टा P2 क्या है? M2 V2 माइनस M2 U2। यहां पे U1 चाहिए और यहां पे M1 V1, M1 U1 चाहिए, M1 U1 डेल्टा P1, राइट? ओके, और जब हम इसमें इलास्टिक, नॉट जस्ट इलास्टिक, हम लोग अगर V1 हमने पार्शियली इन इलास्टिक, पार्शियली इन इलास्टिक केस में V1 वेलोसिटी क्या निकाली थी? M1 माइनस EM2 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम्स U1 प्लस 1 प्लस EM2 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम्स U2, and V2 was M2 माइनस EM1 अपॉन M1 प्लस M2, नहीं, ये U2 की टर्म है। सॉरी, यू वर सेइंग समथिंग? हाँ, यस, U1 प्लस, कहाँ पे?
m2 माइनस em1 अपॉन, नहीं मैं देख के लिख रहा हूं। ओके ठीक है। सो ये वेलोसिटीज है। अब ये वेलोसिटी v1 अगर हम इसमें डाल देते हैं या फिर v2 इसमें डाल देते, कोई एक चेक कर लो, कोई एक ले। मॉड्यूलस ऑफ j इज इक्वल टू, पहला लेते हैं m1 v1 माइनस m1 u1, राइट। अभी थोड़ा मॉड्यूलस को साइड में रखते हैं और सिर्फ m1 v1 माइनस m1 u1 की वैल्यू निकालते हैं। सो m1 v1 का सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, v1 इज m1 माइनस em2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स u1 प्लस 1 प्लस em2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स u2 माइनस m1 u1। सो m1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे m1 यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें मिलेगा क्या, इसमें m1 अपॉन m1 प्लस m2 दोनों कॉमन ले लेते हैं, तो मिलेगा क्या, m1 u1 माइनस em2 u1 प्लस m2 u2 प्लस em2 u2 माइनस m1 कॉमन, m1 निकाल लिया इसमें से, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा m1 प्लस m2 से। सो m1 u1 माइनस m2 u1, ये किसे समझा, देखो ये वाली टर्म क्या है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, ये 1 इंटू m2 इंटू u2, ये कौन सी है, e इंटू m2 इंटू u2, ये कौन सी है, ये जो m1 m2 है ना, ये m1 तो गया बाहर, राइट, ये वाला m1 तो बाहर गया। ये ऐसा होना चाहिए, राइट, और ये ऐसा होना चाहिए, यस ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ऐसा ऐसा एंड ऐसा, ठीक है, ओके। सो ये m1 प्लस m2 जो जा रहा था जिसको माइनस u1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस m1 u1 माइनस m2 u2 हो गया, राइट। सो ये m1 u1 गयो माइनस m1 u1 गयो, राइट। नाउ नाउ बचा क्या इसमें, और कुछ कट होगा, और कुछ कट होगा क्या, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। होप इसको 40 मिनट ना लगे कल जैसे। हाँ, माइनस em2u1 प्लस m2u2 प्लस em2u2 माइनस m2u1। अभी इसमें क्या है, m2u1 m2u1 m2u2 m2u2 ऐसे है, दैट मीन्स हमें e कॉमन लेना है, m1 अपॉन m1 प्लस m2। सो सो पहले क्या लेते कॉमन, m1 u1 कॉमन, m2 u1 कॉमन लेते हैं, m2 u1 कॉमन लेंगे तो मिलेगा क्या, माइनस m2 u1 कॉमन लेंगे तो मिलेगा क्या, 1 प्लस ई या फिर e प्लस 1 वॉट एवर, प्लस m2 u2 कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा, अगेन 1 प्लस ई, ये देखो इसमें से 1 प्लस ई कॉमन मिलेगा, इसमें से अगेन 1 प्लस ई कॉमन मिलेगा, ओके। सो चलो ये m2 m2 1 प्लस ई 1 प्लस ई दोनों ब्रैकेट में, दोनों टर्म्स में m2 1 प्लस ई है, तो m2 m1 प्लस ई को बाहर लेते हैं, m1 m2 1 प्लस ई बाहर ले लिया, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, बचा क्या, माइनस u1 प्लस u2। सो फाइनल मिला क्या मुझे, m1 v1 माइनस m1 u1 इज m1 m2 1 प्लस ई बाय m1 प्लस m2 इंटू u2 माइनस u1। अभी अगर मैं इसे मॉड्यूलस लगाऊं,
तो यहां पे कौन से टर्म को मॉड्यूलस लगाने की जरूरत है? सोच के बताओ। हम्म हम्म एग्जैक्टली, बिकॉज m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 कभी निगेटिव होगा क्या? ऑलवेज पॉजिटिव। फिर ये एक टर्म हो गया रिड्यूस्ड मास। फिर 1 प्लस ई कभी निगेटिव होगा? ई कभी निगेटिव है ही नहीं, 0 से लेके 1 तक ही है, तो ये भी कभी निगेटिव होगा नहीं, ये भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अभी u2 माइनस u1 निगेटिव हो सकता है, इसलिए मॉड्यूलस ऑफ u2 माइनस u1 लिखूं या u1 माइनस u2 लिखूं, चलेगा? फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, राइट? सो हम कंसिस्टेंट रह सकते हैं हमारे काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन के साथ, जहां u1 माइनस u2 स्क्वायर आता है, राइट? ओके, u2 माइनस u1 भी लिख सकते हो, नो वरीज, मॉड्यूलस में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो हमें क्या मिला? इम्पल्स, मॉड्यूलस ऑफ इम्पल्स सिर्फ मैग्नीट्यूड इम्पल्स का इज m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस ई मॉड्यूलस ऑफ u1 माइनस u2, चलेगा? क्लियर है? इज इक्वल टू रिड्यूस्ड मास को हमने क्या कहा था? म्यू। 1 प्लस ई जैसे का वैसा, u1 माइनस u2 का स्क्वायर था रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। u1 माइनस u2 कहां था? u1 माइनस u2 काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन, हाँ, ये u1 माइनस u2, u1 माइनस u2 क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का स्क्वायर, राइट? u1 माइनस u2 क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी, सिंपल। u रिलेटिव लिख दूं मतलब दोनों में डिफरेंस, दोनों के वेलोसिटी में डिफरेंस, दैट इज योर मॉड्यूलस ऑफ j विच इज इम्पल्स। चलेगा? मैं स्पेसिफाई कर देता हूं वहां, यहां u1 मॉड्यूलस ऑफ u1 माइनस u2 इज u रिलेटिव, which is which is your velocity of approach, relative velocity of approach. Okay, okay, okay. Any question? Okay, now let's move on to another concept, slightly more advanced concept, but I think अगर आपको forces resolve करना आता है, डायरेक्शन रिजॉल्व करना आता है और ट्रिग्नोमेट्री पे अच्छा होल्ड है, तो आपके लिए ये बहुत सिंपल है। ये जो भी कंसेप्ट है इसके आगे वाली जो भी मैं सिखाऊंगा, इसमें फिजिक्स का ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है जितना ट्रिग्नोमेट्री का लगाना है। सो आगे नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम सीखेंगे, इट्स ऑल मैथमेटिक्स। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में कंफर्टेबल हो तो ये समझ गया, समझ लो आप। ओके, सो दैट इज कोलिजन इन टू डिमेंशंस। दैट मीन्स हेड ऑन कोलिजन या नॉन हेड ऑन, हेड ऑन नहीं हो रहा है, नॉन हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन क्या था? बॉल इधर से आया और ये बॉल स्लोली जा रहा था, तो दोनों का एक ही लाइन में कोलिजन हुआ, हेड ऑन। या फिर बॉल ऐसे जा रहा था, दूसरा बॉल ऐसे आ रहा था, उनका हेड ऑन कोलिजन हुआ, ये दोनों हेड ऑन कोलिजन है। ओके, नॉन हेड ऑन कोलिजन मतलब ये बॉल आ रहा है इधर से, ये बॉल आ रहा है इधर से, और फाइनली ये एक पॉइंट है जहां ये वाला बॉल
और ये इधर से बॉल आया, ये वाला बॉल कांटेक्ट हुए। ठीक है, अब कांटेक्ट के वक्त ये लाइन है इंपैक्ट लाइन, इसे कहेंगे लाइन ऑफ इंपैक्ट। चलेगा? एक और लाइन है इसमें विच इज अ नॉन इंपैक्ट लाइन, उसे कहते हैं कॉमन टेंजेंट। राइट? ओके, सो अभी बॉडी नंबर 1 को थोड़ा सा जूम करते हैं। एंड लेट्स से बॉडी नंबर 2। ठीक है, इन दोनों का इंपैक्ट हुआ, लेकिन ये थी, लेट मी यूज अनदर कलर। ये थी लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड ये है लाइन टेंजेंट। चलेगा? अच्छा है, समझ रहा है? ओके, नाउ ओके, सो हुआ क्या है इसमें, ये एक एक ये हमने एक्सट्रीम एग्जांपल लिया, टेक्स्ट बुक वाला एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉडी ऐसे आ रही थी और दूसरी बॉडी ऐसे आ रही थी, तो यहां पे उनका कोलिजन हुआ। दैट मीन्स एक एक ऐसे जा रही थी और एक ऐसे जा रही थी। समझ लो? क्लियर है? सो इनका ये लाइन ऑफ इंपैक्ट कहेंगे। लाइन ऑफ इंपैक्ट इज व्हाट? A line of impact is something which is perpendicular to the tangent, common tangent. ओके, वो लाइन ऑफ इंपैक्ट होगी। आपको पता नहीं रहेगा कि मेरा कोलिजन क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किस डायरेक्शन में हुआ है, लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होगी? सिंपल है, टेंजेंट ड्रॉ करो दोनों दोनों बॉडीज को, वो टेंजेंट को जो भी परपेंडिकुलर होगा वो लाइन ऑफ इंपैक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके बॉडीज का कोलिजन हुआ ऐसे, लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या है? टेंजेंट ड्रॉ करो एंड देन दिस इज द लाइन ऑफ इंपैक्ट। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो अभी ये बॉडी आई यहां से ऐसे, ये डायरेक्शन थी, ये बॉडी की वेलोसिटी, और वो डायरेक्शन जो है वो लाइन ऑफ इंपैक्ट से एंगल बनाती है अल्फा 1। ओके, अल्फा 1 इज द एंगल, और ये जो बॉडी है ये बॉडी आ रही थी ऐसे इस डायरेक्शन में, इसका एंगल है अल्फा 2। इतना क्लियर है? ओके, अभी क्या होगा, ये बॉल को इंपैक्ट के बाद पहला बॉल थोड़ा सा एंगल चेंज करेगा, इंस्टेड ऑफ दिस एंगल वो जाएगा ऐसे, राइट? क्योंकि उसको रोका आगे जाने को, तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। ओके, सो ये जो एंगल है एक्स के साथ वो है बीटा 1, फाइनल कोलिजन के बाद का एंगल। कोलिजन के बाद वो उस तरफ जाएगा, और ये जो ऐसे जाने वाला था सीधा, कोलिजन के वजह से वो ऐसे जाएगा।
और वो एंगल है बीटा 2 या फिर बीटा 2, राइट। अभी उसमें इनिशियली जब ये आ रहा था तब मैं इसका ले लेता हूं मास m1, इसका मास है m2, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी इज u2, इसकी फाइनल वेलोसिटी v1, इसकी फाइनल वेलोसिटी इज v2। ओके, राइट। अभी आप मुझे बताइए, ये सारे वेक्टर्स है बाय द वे, इनका डायरेक्शन मैटर करता है। ओके, u1 u2 v1 v2 इनका डायरेक्शन मैटर करता है। आप बताइए, ये कोलिजन है तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा, यस और नो? बिकॉज कोलिजन है तो 2 डायमेंशन में हो, सो व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा ही, राइट। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कौन से डायरेक्शन में होगा? टेंजेंट वाली डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा या लाइन ऑफ इंपैक्ट वाले में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा? पहले का नॉलेज यूज करके बताओ। एग्जैक्टली, वन डिमेंशन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लाइन ऑफ इंपैक्ट में ही होता था, 2 डिमेंशन में conservation of linear momentum will be along the line of impact, right? Because जब impact होता है तब जो रिएक्शन फोर्सेस है ना, वो अलोंग द इम्पैक्ट लाइन जनरेट होंगे, और वो रिएक्शन फोर्सेस की वजह से ही तो मोमेंटम चेंज होगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो हम लोग बोलते हैं, एक दूसरे का बॉडीज मोमेंटम चेंज कर रही है, वो बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस है और वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट में है। बट जो परपेंडिकुलर है उसमें मोमेंटम चेंज नहीं होता है। मोमेंटम इन दैट डायरेक्शन इनिशियल और फाइनल सेम ही होता है वो बॉडी का, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, ये हो गया डायरेक्शन x, ये हो गई डायरेक्शन y। अभी u1 जो है ये अल्फा है, u1 को रिजॉल्व करते हैं अभी x और y में। सो u1 का x कंपोनेंट क्या होगा? व्हाट इज द x कंपोनेंट ऑफ u1? हेलो, हेलो, u1 का x कंपोनेंट क्या होगा? ना 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 ना, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, मैंने तो डायग्राम ड्रॉ कर दिया, आपको बस ट्रिग्नोमेट्री लगाना है। u1 का x कंपोनेंट, फास्ट 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 फास्ट, नो नॉट दिस मच टाइम, यू हैव 5 सेकंड्स ओनली। u1 का x कंपोनेंट, एग्जैक्टली, u1 cos अल्फा 1, उसका y कंपोनेंट क्या होगा? ये वाला u1 sin अल्फा 1, राइट। ओके, अभी इसका इंपैक्ट के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई थी v1, इतनी बड़ी नहीं हुई थी, और उसका एंगल था x के साथ बीटा 1। तो अभी v1 का ये डायरेक्शन है, ये u1 का डायरेक्शन था। अभी मुझे बताओ इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। x कंपोनेंट बताओ क्विकली, v1 का।
v1 इंटू कॉस बीटा वन, और y कंपोनेंट v1 इंटू साइन बीटा वन। करेक्ट। तो ये हो गया बॉडी नंबर 1। अब बॉडी नंबर 2 पे जाते हैं। ओके, बॉडी नंबर 2, पहले वेलोसिटी थी u1 ऐसी, और बाद में v कैसी हुई है, ऐसी। ठीक है। सो पहले उसका एंगल था x एक्सिस के साथ अल्फा 2। अभी इसका मुझे x कंपोनेंट बताओ क्विकली। ये u2 x कंपोनेंट क्विकली। u2 cos अल्फा 2, u2 sin अल्फा 2। ओके, अब ये v2 है, इसका x और y कंपोनेंट बताइए। ये है एंगल बीटा 2, x कंपोनेंट v2 cos बीटा 2, v2 sin बीटा 2। ओके ओके, नाउ वी हैव कंपोनेंट्स, राइट। सो लाइन ऑफ इम्पैक्ट में बॉडी नंबर 1 का लाइन ऑफ इम्पैक्ट में पहले x डायरेक्शन में वेलोसिटी, और बाद में क्या थी, पहले थी u1 cos अल्फा 1, बाद में v1 cos बीटा 1। ओके, बॉडी नंबर 2 का अगेन सेम, x डायरेक्शन में क्या था, u2 cos अल्फा 2, v2 cos बीटा 2, राइट। सो बॉडी नंबर 1 के लिए हम सब 1 ले रहे हैं, बॉडी नंबर 2 के सब 2 के लिए हम सब 2 ले रहे हैं। ओके ओके, सो ये था मास m1, ये बॉडी का मास m2। ओके, अभी वर्टिकल में क्या हो रहा है, वेलोसिटी पहले वर्टिकल में क्या थी, और बाद में क्या हुई इम्पैक्ट के बाद, पहले थी u1 साइन अल्फा 1, फिर हुई v1 साइन बीटा 1, और ये है m2, ये हुई u2 साइन अल्फा 2, u2 साइन बीटा 2। ओके ओके, नाउ v2 मैं गड़बड़ कर देता हूं, थैंक यू फॉर करेक्टिंग। यस, ठीक है। यस यस, रिकॉर्डिंग इज ऑन। यस, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग, कल हम लोग रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग, इट इज रियली इंपॉर्टेंट। यस, सो देर आर टू डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। क्यों, बिकॉज ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन के डायरेक्शन में क्या होते हैं, रिएक्शन फोर्सेस, राइट। तो वन डिमेंशन में जब ये बॉल इस बॉल को टकरा रहा था, कोलिजन हो गया, तो हमने क्या बोला था कि ये वाला जो बॉल है ना, वो इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, और ये वाला जो बॉल है वो इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा अपोजिट, कि भाई तू आ गया जोर से, मुझे मार दिया। अब मैं भी इक्वल एंड अपोजिट अकॉर्डिंग टू न्यूटन उतना ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्सेस दूंगा। यस और नो, बिकॉज ऑफ दोस रिएक्शन फोर्सेस हमारे मोमेंटम चेंज हो रहे बॉडीज के, जो हमने डिस्कस नहीं किया डिटेल में। बट ये सब कुछ चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि हम रिएक्शन फोर्सेस दे रहे हैं। अगर रिएक्शन फोर्सेस देते ही नहीं तो मतलब ये जा रहा है, ये बॉडी जा रही है, यहां पूरी एयर है, ऐसी एयर है एकदम कम डेंसिटी वाली, तो ये यहां से तो सीधा निकलेगा, देयर इज नो रिएक्शन फोर्सेस, उसको रोकने वाला कोई है ही नहीं, तो मोमेंटम चेंज होगा क्या।
एयर का रेजिस्टेंस हम नेग्लिजिबल ले लेते, थोड़ा एकदम माइन्यूट चेंज होगा क्योंकि एयर का थोड़ा रेजिस्टेंस होगा तो थोड़ा रिएक्शन फोर्सेस होगा, लेकिन उसको निग्लेक्ट करते हैं जस्ट फॉर आर अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ कि स्पेस में जा रहा है, वैक्यूम में चलेगा, नो रिएक्शन फोर्सेस, चलती ही जाएगा। रिएक्शन फोर्सेस ही नहीं है, तो रिएक्शन फोर्सेस ही नहीं है तो मोमेंटम चेंज होगा क्या? बाबा न्यूटन ने क्या कहा था? चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम happens only when there is external force, right? Right? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका लीनियर मोमेंटम है कुछ, अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के मोशन में है तो उसका कुछ लीनियर मोमेंटम। दोनों का अगर लीनियर मोमेंटम हमें चेंज करना है तो जो रेस्ट में है उसको धक्का देना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। जो पहली बॉडी है उसको भी एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी वेलोसिटी चेंज करने के लिए या फिर रोकने के लिए, तो दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स देना है हमें। एक्सटर्नल फोर्स के वजह से ही लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है, यस और नो? ये क्लियर है? ये अंडरस्टैंडिंग आपकी अगर नहीं है तो आई कैन एक्सप्लेन अगेन विद एग्जांपल्स। क्या ये अंडरस्टैंडिंग आपकी आपको इतनी आ गई है इसकी? यस, ओके, गुड। नाउ कोलिजन में क्या हो रहा है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, ये दूसरी बॉडी उसको दे रही है। पहले बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स कौन दे रहा है? दूसरी बॉडी। और दूसरे बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स कौन दे रहा है? पहली बॉडी। तो एक दूसरे को एक्सटर्नल फोर्स मिल रहा है तो मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो मोमेंटम चेंज हो रहा है, देखा हमने डेल्टा P1 डेल्टा P2 कैसे चेंज हो रहा था, एक हो गया था -75, एक हो गया था +75, ये देखा हमने। दोनों बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स मिल रहा है उसको। एक और चीज हम सीखे थे कि कोलिजन को अगर पूरा एक सिस्टम मान लिया जाए दोनों बॉडी का, तो दोनों का जो टोटल मोमेंटम है वो बदलता ही नहीं है, वो शिफ्ट होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, लेकिन कांस्टेंट रहता है उतना ही। ये सीखे थे हम लोग, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट? राइट। सो सो लाइन ऑफ इंपैक्ट में अपोजिंग फोर्सेस होने, टेंजेंशियल में अपोजिंग फोर्सेस होंगे क्या? क्या देगा अपोजिंग फोर्स? कौन सी डायरेक्शन में देगा टेंजेंट पे? रिएक्शन फोर्सेस तो हेड ऑन होते हैं, हेड ऑन नॉर्मल, यस और नो? राइट। अगर ये बॉडी है और ये बॉडी मैंने पानी पे गिरा दी, तो जैसे ही पानी पे स्प्लैश होगा वाटर इसको नॉर्मल फोर्स देगा या टेंजेंशियल देगा? नॉर्मल देगा। सो एक्सटर्नल फोर्स हमें नॉर्मली लग रहा है, सो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम कहां होगा? नॉर्मली, लाइन ऑफ इंपैक्ट में। एग्जैक्टली। सो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हम एक्स डायरेक्शन में लेंगे। ओके, तो चलो उसका इक्वेशन लिखते हैं। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, कोलिजन के बाद फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। सो बताइए, ये देखो और लिखो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और मुझे फिर बताओ कि वो इक्वेशन क्या है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखना है आपको। उस डायरेक्शन में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों बॉडी की दे दी है, मास भी दे दिया है। जस्ट अ सेकेंड, आई एम लिटिल बिट डिस्ट्रैक्टेड। जस्ट अ सेकेंड। Okay, now the first person go. First person who started should. Okay, go ahead. M1. Okay. M1 U1 cos alpha 1. M1 ये वाला, फिर M2 U2 cos alpha 2.
ये वाला इज इक्वल टू m1 v1 cos बीटा 1 ये वाला प्लस m2 v2 cos बीटा 2 ये वाला। ठीक है, इनिशियल टोटल कंजर्वेशन अपॉन इज इक्वल टू फाइनल, राइट। तो ये हमें मिल गया, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये मिल गया। नाउ जब कोलिजन हो रहा है तब ये डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है और बॉडीज का चेंज भी हो रहा है, सिस्टम का सेम रह रहा है, लेकिन इंडिविजुअल बॉडीज का एक का कम हो रहा है, उतना ही ट्रांसफर हो रहा है दूसरे पे। लेकिन टेंजेंशियल में क्या हो रहा है, टेंजेंशियल में हर बॉडी का मोमेंटम सेम ही है, बदल ही नहीं रहा, पहले जितना था बाद में उतना ही है। तो बॉडी नंबर 1 का पहले मोमेंटम क्या था, बॉडी नंबर 1 का पहले मोमेंटम क्या था, y में, y में along the tangent, yes। जस्ट सेकेंड, यस अभी बताइए। m1 u1 sin alpha 1, नहीं, because it is not changing, initial momentum is equal to final momentum। इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन वाई, क्योंकि उस टेंजेंशियल डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं होता है बॉडी का। ये कंसेप्ट क्लियर है हमारी, देयर इज नो रिएक्शन फोर्सेस टेंजेंशियली, बिकॉज देयर इज नो रिएक्शन फोर्सेस टेंडेंशियली उस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज ही नहीं होगा। यस। अब बॉडी 2 का क्या होगा, बॉडी 2 का भी सेम, m2 u2 sin alpha 2 is equal to m2 v2 sin बीटा 2। ये दो इक्वेशन मिल गए, ओके, राइट। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज नेगेटिव ऑफ v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1। अब ये होगा अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, क्योंकि सारा इंपैक्ट उसी डायरेक्शन में हो रहा है, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो बताइए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होगा, v2 क्या था अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, v2 cos बीटा 2, यस, v2 cos बीटा 2 माइनस v1 क्या था, v1 cos बीटा 1, ओके, डिवाइड बाय u2 क्या था, u2 cos बीटा 2 माइनस u1 cos बीटा 1, नहीं नहीं बीटा नहीं, u1 है तो अल्फा रहेगा, अल्फा 2 अल्फा 1, राइट। सो अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे, E इज v1 cos बीटा 1 माइनस v2 cos बीटा 2 अपॉन u2 cos अल्फा 1 माइनस u1 cos अल्फा 1 u2 cos अल्फा 2, ओके, चलेगा, हाँ। ओके, सो अभी वन डिमेंशन में, यस गो अहेड।
Say that again. Yes, you are correct. डिनोमिनेटर में करने की क्या जरूरत है? यस, मैं फ्लो में मैंने कर दिया. दैट इज करेक्ट. नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप शायद पहले बता रहे थे. नहीं नहीं नहीं, मुझे आवाज ही नहीं है आपकी. इसका दूसरा वर्जन भी हो सकता है, ये टर्म सेकंड और ये टर्म फर्स्ट. यू कैन स्वैप, जो टेक्स्ट बुक में दिया है. ठीक है. ओके, ये हो गया हमें ई का इक्वेशन. नाउ इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का जो इक्वेशन हमें मिला था पहले वो था m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स 1 प्लस ई, और वन डायमेंशन क्या में क्या था, मॉड्यूलस ऑफ u1 माइनस u2. तो इसमें u1 क्या है, x डायरेक्शन में u1 cos अल्फा 1, u2 क्या है u2 cos अल्फा 2, राइट. सो ये क्या होगा, म्यू 1 प्लस ई एंड u रिलेटिव इन टू डायमेंशन, मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग, उसमें cos वाले टर्म्स आएंगे, राइट. ये है मॉड्यूलस ऑफ j. ओके. नाउ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी टू डायमेंशन में क्या होगी, 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 स्क्वायर था. अब u1 क्या है, u1 cos अल्फा 1 माइनस u2 cos अल्फा 2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर is equal to 1/2 mu, which is reduced mass, into u relative का स्क्वायर into 1 minus e square, delta kinetic energy, right? Okay. Okay, any question? Okay, so let's stop here today, and we'll take two solved numericals tomorrow, and we'll start impulse of force as a concept from basics. कैसे डेल्टा पी हो रहा है, उसका मीनिंग क्या है, वगैरह वगैरह. Why, what does impulse of force mean? अभी तो हमें पता है डेल्टा पी है, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब क्या है. ओके. सो वो impulse of numerical, then impulse of force, and then next is necessity of defining impulse, and then that is one thing, and then we have some basics of rotational motion, torque, equilibrium, then center of mass, things like that. Okay, so we'll cover those in next classes. Looks like मैंने जितना शुरुआत में गेस किया था कि नंबर ऑफ लेक्चर्स हमें जितने लगेंगे उससे ज्यादा लगेंगे, but it's okay as long as we are going slow and as long as we are understanding while we are studying, it is okay. चलेगा. Let's stop here and see you guys in the next class. Bye bye.